Good morning, ladies and gentlemen. This is Hariom Prakash before you, and you are watching me on Education की 11 चैनल। हमारे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक सेंटेंस के ऊपर। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये सेंटेंस है क्या। सबसे पहले मैं बता दूं, अब हमने YouTube पे एक सीरीज स्टार्ट करी है इंग्लिश ग्रामर को एकदम बेसिक से पूरी की पूरी जो है ग्रामर डिस्कस की जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़े। मैं पूरे के पूरे एक सीरीज चलाऊंगा। आज हम बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, सेंटेंस का अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो वो आपके सामने लिखा हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो। जैसे सिर्फ अगर बोला जाए शब्दों का समूह, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आप बताइएगा आई इंग्लिश टीच, ये सही है क्या? गलत है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो सेंटेंस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, कलेक्शन ऑफ वर्ड भी हो और उसका कंप्लीट मीनिंग भी आती हो। जैसे वही मैं बोलता आई टीच इंग्लिश, तो सही हो जाती। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे सपोज आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए और आपसे कहा जाए कि मेहमान को काटकर सेब खिलाओ। आप बताओ, ये सेंटेंस सही है क्या? नहीं है, गलत है। तो सेंटेंस सिर्फ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स नहीं है, बल्कि उसकी कंप्लीट सेंस भी आनी चाहिए, कंप्लीट मीनिंग आनी चाहिए। इसी के जगह पे होता कि सेब काटकर मेहमान को खिलाओ। इसी प्रकार से सेंटेंसेस के कुछ रूल्स भी हैं जो कि आपके सामने दिख भी पा रहा है कि a sentence must be begin with a capital letters। कोई भी सेंटेंस जो होता है उसको हम क्या करेंगे कि अपर केस के साथ यानी कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करते हैं, और एंड करते वक्त कोई भी सेंटेंसेस स्टार्ट होती है तो एंड करते समय पे या तो एंड विद फुल स्टॉप या पीरियड, फुल स्टॉप और पीरियड के साथ उसको एंड करते हैं, या फिर क्वेश्चन मार्क्स के साथ एंड की जाती है कोई भी सेंटेंस, और एन एक्सक्लामेशन मार्क्स। इसके बाद या तो आप एक्सक्लामेशन मार्क्स के साथ एंड करो सेंटेंस को, या फिर आप फुल स्टॉप और पीरियड के साथ करो। तो इसकी यही है कि हम स्टार्ट जो करेंगे सेंटेंस वो दरअसल कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करेंगे, और एंड कहाँ पे करेंगे? वो मार्क्स के साथ। वो आपका फुल स्टॉप हो सकता है, एक्सक्लामेशन मार्क्स हो सकते हैं, या फिर क्वेश्चन मार्क्स के साथ हम उसको एंड कर सकते हैं। अब बात आती है सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो हम लोग 5 प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ते हैं। हम लोग स्टार्टिंग से एक एक करके सबका चर्चा करते हैं, फिर बात करते हैं। सबसे पहली जो आती है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, पहले उस पर चर्चा करते हैं। भैया दरअसल ये डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस होता है, ये स्टेटमेंट बेस्ड होता है। हम कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं, कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट यानी सार्वभौमिक तथ्य को सीधे सीधे बोल देते हैं, कोई भी फैक्ट बोली जाती है। तो ये जो हम एक सेंटेंस बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। वही मैंने यहाँ पे लिखी है कि अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है एक स्टेटमेंट को बनाती है, यानी कि फैक्ट को बताती है, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताती है। दे टेल अस, वो हमसे बताती है समथिंग, एंड दे एंड विद अ फुल स्टॉप और पीरियड। यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो फुल स्टॉप या पीरियड के साथ क्या होती है, एंड करती है। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो
आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वही जो पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है उसी को आप अफर्मेटिव भी कहते हैं, और नेगेटिव को तो नेगेटिव कहते ही हैं। तो इसी प्रकार से हम आगे चर्चा करते हैं। थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कीजिए। ओके दोस्त, पीछे जो बात हुई थी आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करी थी, जो कि मैंने बताया था कि वो कोई स्टेटमेंट को बताता है, यानी कि किसी भी फैक्ट को, यूनिवर्सल ट्रूथ को, इन सारी चीज़ों को बताता है। उसी को क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, इंग्लिश का जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है वही जो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, यानी असर्टिव सेंटेंस की होती है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश की जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस शो करती है, किस चीज को बताती है? वो फैक्ट को बताती है। कैसे फैक्ट को बताती है आप ध्यान देंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्योदय किधर से होती है? पूर्व से होती है। फैक्ट बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्योदय जो होती है पूरब में, सूरज पूरब में उगती है। दूसरी बात मैंने कही कि यूनिवर्सल ट्रूथ को भी बताता है, वही डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होता है। और पीछे मैंने बात करी थी कि डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस को हम एंड करते हैं फुल स्टॉप के साथ। सब में फुल स्टॉप लगी है। इसी प्रकार से दूसरी एग्जांपल है, चूंकि मैं सबका अलग अलग बताता हूं चूंकि आपको समझ में आए अच्छे से। मैंने क्या कहा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो आपके ओपिनियन को भी एक्सप्रेस करती है, फैक्ट को भी, यूनिवर्सल ट्रूथ को, ओपिनियन को कैसे करती है। जैसे आप देखो, यू सीम सैड टुडे, आज तुम उदास प्रतीत होते हो। क्या बता रहा है? ये आपके विचार को बता रहा है, स्टेटमेंट को बता रहा है। तो नॉर्मली आप कोई भी स्टेटमेंट बोलते हो, कोई फैक्ट बात बोलते हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ को बोलते हो, वही तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। अगली आप देख सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी जो है सूर्य को इर्द गिर्द घूमती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ बात है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि सीधा सीधा किसी को आप स्टेटमेंट को भी बताते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और इससे पहले मैंने बात करी थी कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव आप कहते हैं। तो पहला क्या सेंटेंस है? ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, आई लाइक रीडिंग, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, ये पॉजिटिव है। इसका आसानी से नेगेटिव बनाई जा सकती है, आई डोंट लाइक रीडिंग, मैं पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ। आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, मैंने अपने दोस्त से कल मिला, आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, पॉजिटिव है। इसका आप नेगेटिव आसानी से बना सकते हो, कुछ नहीं। आई डिडंट मीट माई फ्रेंड यस्टरडे, मैंने अपने दोस्त से नहीं मिला पिछले दिन। कितनी आसान है, सीधा सीधा स्टेटमेंट को बताता है, वही डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होता है। ओके फ्रेंड, आप लोग नोट डाउन करें। आइए। ओके डियर, अभी हम लोगों ने बात करी थी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। अब नेक्स्ट जो है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? ये यूं समझिए कि डायरेक्टली हम लोग किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, उसी को इंटेरोगेटिव करते हैं। यानी कि ये क्या करता है? क्वेश्चन करता है, आपसे प्रश्न करता है। ये कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे आप किसी से सीधे सीधे पूछते हैं कि क्या आपने खाना खाया, तो बस वो सीधा सीधा हाँ या ना में जवाब दे सकता है। या फिर आप उससे पूछ सकते हैं आपने क्या खाया। तो इसके वैराइटीज ऑफ आंसर हो सकते हैं कि उसकी जितनी चीज़ें उन्होंने खाई है वो सारी चीज़ें गिनाएंगे। तो दो प्रकार हो सकते हैं, प्रश्न पूछने के दो तरीके हैं ना। या तो आप उसको क्लोज कर सकते हो सीधे सीधे कि क्या आपने खाना खाया, क्या आप मुझे जानते हो। तो ये सब का आंसर क्या देगा? सिर्फ हाँ या ना में देगा। बंधा हुआ है ना। आप किसी से पूछेंगे, दो बात बताओ, आप किसी से पूछेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो सीधा सीधा एक आंसर देगा कि मोदी जी। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कैसे प्रधानमंत्री हैं,
तो आप बहुत सारा उसका आंसर दे सकते हैं ना। उसी प्रकार से ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, दरअसल ये प्रश्न करता है, ये क्वेश्चन करता है किसी से। क्वेश्चन कैसे करता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है ये क्या करता है? आपसे प्रश्न करता है, आस्क अ क्वेश्चन। दे आस्क अस समथिंग, ये हमसे कुछ पूछता है। दे ऑलवेज एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ समाप्त होगा। हमेशा ही जब एंड करेंगे आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को तो आपको क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। कहता दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमने नहीं मतलब ग्रामर में दो पार्ट्स में बांटा है। एक को कहते हैं, फर्स्ट वाली को हम लोग कहते हैं ओपन एंडेड और दूसरे को कहते हैं क्लोज एंडेड सेंटेंस। ओपन एंडेड यानी WH फैमिली वाली जो होती है उनको हम लोग ओपन एंडेड कहते हैं। कैसे कहते हैं? जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपने क्या खाया, तो आप वैरायटी सब जितने स्टूडेंट हैं सब ने अलग अलग चीजें खाई होंगी और सब अलग अलग इसका आंसर देंगे। ओपन हो गया ना, बहुत सारे आंसर आएगा। तो WH जो फैमिली से क्वेश्चन करी जाती है उसके बाद ढेर सारे आंसर्स आते हैं, लेकिन कई ऐसे प्रश्न आप पूछेंगे कि उसको बांध देंगे, क्लोज कर देंगे, वो सिर्फ हाँ या ना में आंसर देगा। और जो हाँ और ना में सिर्फ आंसर देगा उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज एंडेड सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज एंडेड कहते हैं। और जो बहुत सारा जिसका आंसर आने की संभावना हो उसको हम ओपन एंडेड कहते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर बात करी कि आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कैसे हैं, तो आप अपना अपना सब ओपिनियन देने लग जाएंगे। किन्हीं को बहुत अच्छे लगते होंगे, ना भूतो ना भविष्यति, किसी को लगता होगा एकदम खराब है। इस प्रकार से बहुत ढेर सारी जवाब से आते होंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए ओपन एंडेड के कि व्हाट आर यू ईटिंग, कि तुम क्या खा रहे हो। ठीक हो गया, तो आप आंसर देंगे, उसका जो भी वैरायटीज आंसर आ जाएंगी। हु कम्स डेली, यहाँ प्रतिदिन कौन आता है, तो कई लोग आते हैं, तो मतलब अलग अलग आंसर आएगा। मतलब तो जो WH फैमिली से स्टार्ट होती है उसको ओपन एंडेड सेंटेंस कहते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली पहले आती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब, उसके बाद सारी चीजें, और ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है वो आएगा ही आएगा। सेकेंड जो है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड के स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज सब्जेक्ट के पहले आएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले हमेशा आएगा। और क्लोज एंडेड का मतलब आपको समझ में आ ही चुका है कि ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका सिर्फ हाँ और ना में आप आंसर दें, वो क्लोज एंडेड सेंटेंसेस हो गया। जैसे कि आर यू ईटिंग, क्या तुम खा रहे हो, तो अगर खा रहा होगा तो बोलेगा हाँ मैं खा रहा हूँ, I'm eating। नहीं खा रहा होगा तो नहीं जवाब देगा। दूसरा, डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, तो जान रहा होगा तो बोलेगा यस आई नो यू। नहीं जानता होगा तो नहीं। यही सीधी सी बात है, थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कीजिए इसको। ओके दोस्त, अभी हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे थे, उसके कुछ नोट्स हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जो क्लोज एंडेड सेंटेंस होते हैं उसमें इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट के पहले आएगा, और सब्जेक्ट के पहले आएगा तो ये एज अ हेल्पिंग वर्ब या एज अ मेन वर्ब यूज होगा, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन ये हमेशा सब्जेक्ट के पहले आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप एम आई इल, तो ये एज अ मेन वर्ब यहाँ पे यूज हो गया। यहाँ पे देखिए आर यू ईटिंग, क्या तो खा रहे हो, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो गया। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि इंटेरोगेटिव के जो क्लोज एंडेड सेंटेंस होते हैं उसमें आपका जो इज, एम, आर, वाज, वर जो है ये एज अ मेन वर्ब या फिर एज अ हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये हमेशा सब्जेक्ट के पहले आएगा। ओके, थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर अगला एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
हम किसी को कोई भी ऑर्डर दे देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कोई प्रोहिबिशन होता है, कोई सजेशन होता है, कोई एडवाइस देते हैं, ये सारी की सारी जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। हिंदी में इसको आदेशात्मक वाक्य भी कहा जाता है, जैसा कि आप जानते भी हैं। ये क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस? जैसे आप किसी को कहते हैं इधर आओ, कम हियर, यहाँ से जाओ, ये बेसिकली आपके फेस एक्सप्रेशन से और आपके टोन से पता चल जाती है इम्पेरेटिव सेंटेंस के। कि किसी को गुस्सा होकर बोलते डोंट सिट हियर। आपने एक मूवी देखी होगी, थोड़ी दिन पहले आई थी कि किसने मेरी बंदी को छेड़ा एकदम से, ये कोई तो कबीर सिंह सोटा लेके जा रहा था, आपको पता ही होगा कि बंदी को किसने छेड़ा। इस प्रकार से किसी को अगर आप बुला रहे हैं प्यार से, प्लीज कम हियर कहते हैं। किसी को गुस्सा में कहते हैं, भगाना चाह रहे हैं तो मतलब प्यार से भी भगा सकते हैं, गो देयर, गो आउट फ्रॉम हियर। तो वो आपकी टोन से पता चलती है, आपकी फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाती है। यही होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैंने लिखा भी है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस गिव अ कमांड। कमांड हमें देती है कि गेट बंद कर दो, गेट खोल दो, सर को टेबल दो, कुर्सी दो। इस प्रकार के हम आदेश देते, कमांड देते, इंस्ट्रक्शन देते हैं। They tell us to do something, कुछ करने को जो हमें बताता है वही दरअसल क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। They end with a full stop और exclamation marks। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं या तो फुल स्टॉप के साथ एंड होता है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ एंड होता है। जैसे हाँ, इसी को मैंने थोड़ा सा डिवाइड करके ताकि आपको अच्छे से समझ आए वो मैंने बताया। जैसे आप किसी को ऑर्डर देते हैं कम हियर, मतलब सीधा सीधा आप बुला रहे हैं कम हियर, तो ये ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया। इसी में आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या कहते हैं, प्लीज कम हियर। ये आपके टोन से पता चल जाता है कि आप ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे इसमें प्लीज लग भी गया है। उसके बाद अगर किसी को आप मना करते हैं, प्रोहिबिशन कर देते हैं कि यहाँ पे नहीं बैठो, तो ये सब आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। और मैंने एक एग्जांपल लिखी थी, प्लीज गिव मी अ पेन। किसी से रिक्वेस्ट ही कर रहे होते हैं आप प्रोहिबिशन में कि डोंट सिट हियर, यहाँ तुम्हें डोंट सिट हियर, यहाँ तुम्हें नहीं बैठना है, इस प्रकार से। तो ये सारी चीजें क्या आती है, प्रोहिबिशन में आता है। उसके बाद यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है, सजेशन और एडवाइस। अच्छा, हमें समझना है कि ये सजेशन और एडवाइस क्या होता है। दोनों का मतलब सलाह सुझाव ही होता है। ये दोनों डिफरेंट चीज हैं। जब कोई आपको ऐसे ही उठ के कुछ सुझाव दे देता है कि यार तुम पे ये कपड़ा नहीं जचता है, कुछ खरीद लेना चाहिए। आप बीमार हो तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो बोलेगा फलनामा ओझा के यहाँ चल जाओ, फलनामा वैद्य के यहाँ चल जाओ। तो जो बिना एक्सपर्ट वाला जो सुझाव होता है उसी को सजेशन कहते हैं। सजेशन यानी उसकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, बिना एक्सपर्ट द्वारा दिया गया है। जो एक्सपर्ट द्वारा दी जाती है सुझाव उसको एडवाइस कहते हैं। एडवाइस यानी एक्सपर्ट द्वारा दी जाने वाली सुझाव होता है। तो आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो, ऑर्डर्स दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये सारी की सारी चीजें आती है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत। जैसे देखिए कि यू शुड बाय अ न्यू कार, सजेशन है। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ये क्या एक्सपर्ट द्वारा दी गई कि दवा आपको समय से लेनी चाहिए। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो नीचे लिखी गई है। ओके, थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। वेल, अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। ये ऑप्टेटिव क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। जैसे कई बार हम लोग किसी के लिए प्रेयर करते हैं, किसी को श्राप देते हैं, किसी के लिए विश मांगते हैं, ये सब क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जिसे हम कहते हैं ना कि मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे ही सक्सीड, आप विश करते हैं कि ये सफल हो सकता है। अच्छा, एक चीज है इसमें, यहाँ पे लिखे हैं मे गॉड ब्लेस यू। तो हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मे को स्टार्टिंग में ला दिया। इसको तो ऐसा भी बोला जा सकता था कि गॉड मे ब्लेस यू। मे को बीच में ले जाया जा सकता था, स्टार्टिंग में क्यों लाई गई? देखिए, अगर इसको यहाँ पे आप लेके आते तो ये पॉसिबिलिटी को बताता। इसका ये मतलब नहीं होता, जैसे अभी बोल रहे हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान जो है तुम्हें आशीर्वाद दे। ये ठीक है, अभी तो ठीक है। अगर आप बीच में ले जाते हैं तो पॉसिबिलिटी को बताने लगेगा, यानी कि भगवान डेली आएंगे क्लास में,
तथास्तु करके निकल जाएंगे। संभावना को बताएंगे, मन होगा तो देंगे, नहीं भी देंगे, ये संभावना को बताने लगता है। वो चीज़ें ठीक नहीं है। मैं ही सबसे ये पहले हम ले आए तो ये क्या कर रहा है, आपकी इच्छा को, किसी के लिए विश को बता रहा है। मैं ही गो टू हेल। अब किसी से गुस्सा हो जाते हैं ना आप लोग, या तो पट जाए नहीं तो मर जाए, ये चलता है ना दिमाग में कि पीछे पीछे घूम रहे हैं, लड़की को पट गई तो अच्छी बात है, बढ़िया है, उसके लिए कहेंगे कि गॉड ब्लेस यू। नहीं पटती है तो गो टू हेल, यानी तुम मरिए जाओ, मतलब नर्क में जाओ। यही बात हुआ ना। तो वही चीज़ है कि हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस का जब हम यूज करते हैं उसी को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, देखिए इसको थोड़ा सा। उसके बाद बात आती है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। जब आपको कोई सडन फीलिंग होती है ना, अचानक से कोई बात पे फीलिंग आए तो आप रिएक्ट करते हैं अचानक वाली, उसी को हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी। जैसे सपोज कि आपके पापा आपको आईफोन दिला दे नया 14 प्रो, तो आप क्या खुश हो जाएंगे ना, हुर्रे, इस पर वाओ, ऐसा फीलिंग आती है, एकदम सडन फीलिंग आती है। सपोज किसी की ये हो जाए, मतलब कोई दुख वाली बात आ जाए तो हम लोग करते हैं ना कि अल्लाह, दुख वाली फीलिंग आती है। अभी हम लोग को हिंदी में फीलिंग आती है तो हिंदी में बोलते हो बहुत बुरी बात है। जिसको इंग्लिश में फीलिंग आती होगी वो तो वही करता होगा ना, अल्लाह। इस प्रकार से तो जो सडन फीलिंग आती है उसी को जो रिप्रेजेंट करता है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज। आपकी किसी के लिए एकदम मजबूत भावना है, कोई सरप्राइज आपको कर दिया, ये सब कहाँ पे जाएगा, आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल से समझ में आएगा। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो एक्सक्लामेशन मार्क्स के साथ एंड होता है, जैसे व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट वाज, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट वाज, तो कितनी रोचक कहानी थी ये वाली। ठीक है, अब थोड़ा सा भावनाओं के साथ बोलते हैं, कहते हैं हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी वाज, कहानी कितनी रोचक थी। ये चीजें बताती हैं, तो फीलिंग के साथ बताते हैं, पूरा इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं उसके बाद कह सकते हैं हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। मैच जब जीतते खुश हो जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इमोशन को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जो आप एक्सप्रेस करते हैं, तो जिसके थ्रू करते हैं उसी को एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। जो सेंटेंस आप बयां करते हैं उसी को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे आप सपोज करो कोई चीजें आपकी खो गई हो तो आप उदास हो जाते हो ना, ओ यार बैग खो गया, वही चीज बता रहे कि अल्लाह आई लॉस्ट माय बैग। ठीक है, तो वही चीज है कि जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, स्ट्रॉन्ग इमोशन को जो एक्सप्रेस करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हमने एक छोटी सी प्रयास की आप लोगों के सामने, और अब हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। इसके बाद जो है एकदम बेसिक से ग्रामर पूरा डेप्थ में डिस्कशन की जाएगी। इससे पहले भी मैंने एक टॉपिक डिस्कस करी थी जिसको नरेशन कहते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। बहुत ही डेप्थ में डिस्कशन यहाँ पे की जाती है। सो गाइस, एक उम्मीद करेंगे आप लोगों से कि मेरी चैनल द एजुकेशन की 11 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच।